फाइनली हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर, हुल्लासखेड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट, जो कि यहाँ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है और जो सबसे ज्यादा पुरानी है। 3000 साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे। वो कैसे रहते थे, कहाँ पर रहते थे, कैसे कमरे बनते थे, कैसा घर था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या शिकार करते थे, कहाँ पर चलते थे, वो आज सब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। आइए। भारत का प्राचीन इतिहास 3500 ईसा पूर्व के आसपास से शुरू होता है, लेकिन इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि उस समय के बहुत पहले से भी हमारा देश आबाद था। उस काल का जिसका इतिहास हमें कुछ पता नहीं, प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। शिकार खेलने के लिए जो तरह तरह के औजार काम में लाए जाते थे, उसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस अज्ञात काल को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला पूर्व पाषाण काल यानी प्री पैलियोलिथिक एज, दूसरा उत्तर पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज, तीसरा है ताम्र काल यानी कैल्कोलिथिक एज, चौथा लौह काल यानी आयरन एज। पूर्व पाषाण काल यानी प्री पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करें तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि भारत का आदिम निवासी इंसान कौन था और उसके डिसेंडेंट किस नाम से मशहूर हुए। हाँ, इतना जरूर मालूम होता है कि यहाँ के मूल निवासियों का रंग काला, कद छोटा और बाल घने थे। वे मछलियों और जानवरों का शिकार कर अपना पेट पालते थे या फिर जंगल के कंद मूल फल यानी ट्यूबरस फ्रूट्स खाकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि उन लोगों का संबंध उन्हीं लोगों से है, उसी जाति से है जिसके डिसेंडेंट्स अफ्रीका के हबशी लोग हैं। वे मेटल का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे और ना उन्हें एग्रीकल्चर का ही कुछ ज्ञान था। वे लोग पत्थर की कुल्हाड़ी और भाले वगैरह औजार बनाते थे और उनकी मदद से शिकार कर अपनी भूख मिटाते थे। वे गुफाओं में रहते थे, उन्हें आग के प्रयोग करने का इल्म था। पत्थर या लकड़ी को पत्थर पर रगड़कर वे अपने लिए आग पैदा कर लेते थे। उनकी पोशाक बहुत सादी थी, पेड़ की पत्तियां या जानवरों के चमड़े से वे अपने शरीर को ढकते थे। इन लोगों के डिसेंडेंट्स अभी तक अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मलाय पेनिनसुला और फिलीपींस में पाए जाते हैं। पहले स्कॉलर्स का यह मानना था कि द्रविड़ जाति यानी ड्रेविडियंस भारत के मूल निवासी थे, मगर हिस्टोरियंस की हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स के बाद इस थ्योरी का रिबटल हो चुका है। अब स्कॉलर्स की राय है कि प्री पैलियोलिथिक एज के ही लोग भारत के आदिम निवासी थे और वे ड्रेविडियन से पहले ही इस देश में रहते थे। फिर उत्तर पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज में कुछ समय के बाद प्री पैलियोलिथिक एज के लोगों को एक दूसरी जाति ने आकर पराजित किया। वे लोग उनकी अपेक्षा ज्यादा सभ्य सिविलाइज थे, जबकि उनके हथियार भी पत्थर के बने होते थे, मगर वो ज्यादा तेज और चमकीले थे और काट छाट कर खूब सुडौल बनाए जाते थे। ये लोग धनुष बाण चलाना भी जानते थे, भाला वगैरह अस्त्रों को फेंक कर मारना भी इन्हें आता था। वे घरों में रहते थे, पशु पालते थे और खेती भी करते थे। चाक को चलाकर वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धातुओं का प्रयोग करना भी जानते थे। मालूम होता है कि किसी रूप में उन्हें चित्रों कला यानी ड्राइंग का भी इल्म था। चट्टानों और गुफाओं पर उन्होंने जो चित्र बनाए हैं और जो आज तक मौजूद हैं, उनसे इस बात की पूरी तस्दीक होती है। मध्य प्रदेश के संथाल, कोल और मुंड जातियों के लोग, आसाम के खासी तथा निकोबार आइलैंड्स के निवासी उन्हीं लोगों के डिसेंडेंट्स हैं और अभी तक जंगली दिशा में रहते हैं। वे लोग इस देश में 2 जत्थों में आए थे। पहला दल सारे देश में फैल गया, मगर दूसरे दल के लोग दक्षिण की तरफ बढ़ नहीं सके। पहला दल कोल, संथाल तथा होद जाति के लोगों का था। दूसरे जत्थे के वो लोग थे जिनके डिसेंडेंट्स निकोबार आइलैंड्स के निवासी, आसाम के खासी और ब्रह्म या यक्ष की कुछ आदिम जातियों के लोग हैं। अब इसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज के लोगों को दूसरे लोगों ने आकर हरा दिया, जिन्हें हम ताम्रकाल या कैल्कोलिथिक एज के लोग कह सकते हैं। उनके पास तांबे, कॉपर के बने हुए औजार थे जो ज्यादा मुफीद थे।
कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये उसी जाति के लोग थे जिनके डिसेंडेंट्स मेसोपोटामिया के सुमेरियन और दक्षिण भारत के द्रविड़ या ड्रेविडियंस हैं। मुमकिन है ये लोग 4000 साल ईसा पूर्व से भी पहले उत्तर पश्चिम के दर्रों से या मैक्रान और बलूचिस्तान के रास्ते से भारत में आए और सिंध नदी की तलहटी में बस गए। दूसरा ख्याल यह है कि वे साउथ की तरफ से आए और धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ फैल गए। कुछ भी हो, इसमें शुबा नहीं कि आर्यों की विजय के पूर्व ड्रेविडियंस नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया में बसे हुए थे। वे मेटल्स का प्रयोग करना जानते थे और तांबे के हथियार बनाते थे। उनके जेवरात सोने और चांदी के होते थे। उनके वहां कॉपर का एक सिक्का भी चलता था। अपने रहने के लिए उन्होंने घर और किले बनवाए थे। नदी और समंदर के जरिए कॉमर्स ट्रेड करने के लिए उन्होंने नाव और जहाज भी तैयार किए थे। वे लिखना भी जानते थे। उन्होंने जुबान और साहित्य में काफी तरक्की कर रखी थी और बाद में आर्यों की भाषा पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उनका धर्म भी आदिम अवस्था में नहीं था। वो देवताओं की पूजा करते थे। उनके कुछ देवताओं को आर्यों ने भी स्वीकार कर लिया था। जब वे लोग देश भर में फैल गए तब उन्हें साउथ के आदिम निवासियों के साथ भी मेल करना पड़ा। उनके साथ उन्होंने शादियां वगैरह करना शुरू कर दिया और इस तरह दोनों खूब हिल मिल गए। सूरज की तेज गर्मी से धीरे धीरे उनका रंग भी काला पड़ गया। आर्यों की तरह ये अपने मुर्दों को जलाते नहीं थे, बल्कि ताबूत में रखकर जमीन में गाड़ देते थे। इस प्रथा को शायद वो अपने साथ अपनी जन्मभूमि से लाए थे। जब तक उन्होंने आर्यों के धर्म को स्वीकार नहीं किया तब तक उस प्रथा को जारी रखा। ड्रेविडियंस ने यहाँ के आदिम निवासियों पर अपनी भाषा, मजहब और रहन सहन की छाप छोड़ी। नॉर्थ इंडिया के ड्रेविडियन जो भाषा बोलते थे वो सेंट्रल बलूचिस्तान की आधुनिक भाषा ब्राह्मी से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। सेंट्रल इंडिया के ड्रेविडियंस एक ऐसी भाषा बोलते थे जो मॉडर्न तेलुगु से मिलती थी। साउथ की लोकप्रिय भाषाएं जैसे तमिल, कन्नड़ तथा मलयालम सब ड्रेविडियन लैंग्वेज की शाखाएं हैं। ड्रेविडियंस का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा यहाँ के आदिम निवासियों पर कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया और हर तरह से अपने विजेताओं के रीति रिवाज और रहन सहन को अपना लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि ऐसे लोग ड्रेविडियन लैंग्वेज को बोल रहे हैं जो उस जाति के हैं ही नहीं। अब उस चौथे काल की बात करते हैं जिसे लौह काल या आयरन एज कहते हैं। इस काल में एक दूसरी जाति के लोग पामीर पर्वत की तरफ से आए। ये लोग लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र में फैल गए और मध्य प्रदेश के जंगलों से होकर बंगाल की ओर बढ़ गए। मगर उनकी विजय थोड़े ही दिन की थी और उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। मेसोपोटामिया से सुमेर जाति के लोगों को सेमाइट जाति के लोगों ने निकाल दिया और इस तरह वहां ड्रेविडियन सिविलाइजेशन का अंत हो गया। मगर भारत में ड्रेविडियंस ने अपने विजेताओं का सामना किया और बौद्ध धर्म की प्रोग्रेस के समय तक अपनी सिविलाइजेशन और सखावत की हिफाजत करी। इसी तरह मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो जब सिंध प्रदेश के लरकाना जिले में मोहनजोदाड़ो नाम के स्थान पर खुदाई हुई थी तो उसने बहुत सी चीजें मिली थी। उस खुदाई में जो कुछ मिला उससे ये साफ जाहिर होता है कि सिंधु नदी की घाटी में जो नॉन आर्यंस बसे थे उनकी सिविलाइजेशन बहुत शानदार रही होगी। जिस जगह पर यह खुदाई की गई थी वहां पर किसी जमाने में एक विशाल शहर आबाद था। बड़े बड़े खूबसूरत मकान, पब्लिक प्लेसेस, ड्रेनेज सिस्टम और वॉशरूम्स के खंडहर वहां पर पाए गए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें वहां मिलती हैं। इंसानों और देवताओं की मूर्तियां, सोने और दूसरे मेटल्स के गहने, रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान और औजार खुदाई से निकले हैं। इन चीजों को देखने से मालूम होता है कि वहां के लोग मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल करना जानते थे, खूबसूरत मकान बनाते थे, ऊनी और सूती कपड़े तैयार करते थे और पशुपालन करते थे। मालूम होता है कि उस समय सिंधु नदी की घाटी में अच्छी नस्ल के मवेशी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते थे। मोहरों पर उन पशुओं के जो विविड इमेजेस खुदे हुए हैं उनसे ये बात साबित होती है। लोगों का पहनावा बहुत सादा था। हाई क्लास के मर्द दो कपड़े पहनते थे। ऊपर एक शॉल या दुपट्टा रहता था जो कि दाहिने कंधे के नीचे से होता हुआ बाएं कंधे और आर्म्स के ऊपर पा रहता था। दूसरा कपड़ा कमर में पहनने के लिए होता था। पुरुष छोटी छोटी दाढ़ियां रखते थे और कभी कभी मूंछों को मुंडा भी डालते थे। लोअर कैटेगरी के लोग कमर पर धोती पहनते थे, ऊपर नंगे ही रहते थे और औरतें केवल एक धोती पहनती थीं जो उनको ढकती थी। गहने सब कैटेगरी के लोग पहनते थे। अंगूठी, हार तथा कान में बालियां स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे।
हाथ में कंगन, पैर में कड़े तथा कमर में करघनी सिर्फ औरतें ही पहनती थीं। वे वृक्ष, दुर्गा तथा शिवलिंग की पूजा करते थे। मोहरों में खुदे हुए चित्रों से यह मालूम होता है कि वे जानवरों की भी पूजा करते थे। नहाना एक रिलीजियस सेरेमनी समझा जाता था। वॉशरूम्स की तामीर पर बहुत ध्यान दिया जाता था। वे लिखना भी जानते थे। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों ही जगह पर बहुत सी ऐसी मोहरें पाई गई हैं जिन पर कुछ लेख भी मिलते हैं। ये लेख प्राचीन मिस्र के लेखों से मिलते जुलते हैं। ये ठीक से नहीं बताया जा सकता कि सिंधु नदी की तलहटी में रहने वाले लोग अपने मुर्दों का क्या करते थे। वे इस बारे में किसी खास रिवाज को नहीं मानते थे। हो सकता है कि उनके वहां मुर्दों को गाड़ने और जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित रही हों। ऐसी सिविलाइजेशन को जन्म देने वाले ये लोग ड्रेविडियंस थे या नहीं, ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इतना तय है कि बेबीलोन के सुमेरियन लोगों से इनका नाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोहनजोदाड़ो के खंडहर 3250 ईसा पूर्व लगभग के हैं। जिस सिविलाइजेशन और कल्चर के निशानात वहां पर मिले थे वो कई सदियों तक जिंदा रही होगी। खुदाई करने से ऐसी ही चीजें पंजाब के मोंटगोमरी जिले में मौजूद हड़प्पा और दूसरी जगहों से पाई गई थीं। सिंध और बलूचिस्तान में भी ऐसी ही कई चीजें मिली थीं। इससे मालूम होता है कि यह सिविलाइजेशन बहुत दूर तक फैली हुई थी। लेकिन भारत की अन्य जातियों की तरह इस जाति को भी आर्यंस के हाथ से शिकस्त खानी पड़ी। आर्यंस सेंट्रल एशिया के जुनूब और मशरिक में फैलने लगे और पंजाब में दाखिल हो गए। आर्यंस की जन्मभूमि कहां पर थी, इस टॉपिक पर तारीख के एक्सपर्ट्स में बड़ा डिफरेंस है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि वे दनूब नदी के पास ऑस्ट्रिया हंगरी के मैदानों में रहते थे। कुछ मानते हैं कि उनकी पुरानी रिहाई जुनूबी रूस में थी। लर्नेड बाल गंगाधर तिलक की तरह कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि आर्यों का मूल स्थान नॉर्दर्न पोलर रीजन में था। बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं कि वे सेंट्रल एशिया के मैदानों में रहते थे, वहां से वे दूसरे मुल्कों में गए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि आर्यंस भारत के आदिम निवासी थे और यहीं से वे संसार के दूसरे हिस्सों में फैले थे। कुछ भी हो, मेजॉरिटी के स्कॉलर्स का मानना यह है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया के मैदानों में रहते थे। अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की तलाश में वे लोग वहां से बाहर निकले। उनका डील डौल ऊंचा, रंग गोरा और नाक लंबी थी। वे एक घूमने वाली जाति के लोग थे। उनकी जुबान लैटिन, रोमन की तरह प्राचीन यूरोपियन भाषाओं और आजकल की अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और जर्मन भाषाओं से मिलती जुलती थी। ऐसा जाहिर होता है कि यूरोप और भारत के मॉडर्न सिटीजन्स के एंसेस्टर्स एक ही स्थान में रहते थे और वो स्थान कहीं पर सेंट्रल एशिया में था। एशिया में उनका जिक्र सबसे पहले एक खुदे हुए लेख में पाया गया था जो 2500 बीसी के आसपास का है। आर्यन घोड़ों की सौदागरी करने के लिए सेंट्रल एशिया से इस खित्ते में आए थे। यहाँ इस एशियन खित्ते और मेसोपोटामिया को जीतकर उन्होंने अपना राज्य कायम कर लिया। बेबीलोनिया की तारीख में वे मिटेनिस नाम से मशहूर हैं। उनके राजाओं के नाम आर्यंस के नामों से मिलते जुलते हैं, जैसे तुशरत और सोरदक। बुवासकोई में पाए हुए और टेल अल अमरना के लेखों से यह साबित होता है कि ये लोग भी आर्यंस की तरह सूर्य, वरुण, इंद्र और मरुत की पूजा करते थे। उनके देवताओं के सूर्यस और मरुतश संस्कृत के शब्द सूर्य तथा मरुत ही हैं। सिमलिया भी हिमालय पर्वत है। मालूम यह होता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को खत्म करने वाले लोग उन्हीं आर्यंस के एंसेस्टर्स थे जिन्होंने भारत के ड्रेविडियंस को हराया था और वेदों की रचना की थी। आर्यंस की एक दूसरी शाखा फारस के उपजाऊ मैदानों में जा बसी। उनका नाम इंडो ईरानियन पड़ा। पहले इन दोनों ग्रुप्स में कोई वाज़ेह फर्क नहीं था। वो एक ही देवताओं की पूजा करते थे। पूजा करने का ढंग भी उनका एक ही था। कुछ वक्त के बाद ईरानी ग्रुप बदल गया। उनके नामों में जो यकसानियत थी वो भी धीरे धीरे जाती गई। 6th सेंचुरी बीसी के पहले ही उन्होंने अपने धर्म को बदल दिया और वे सूर्य और अग्नि की पूजा करने लगे। आर्यंस अपनी जन्मभूमि को छोड़कर किसी गैर आबाद जगह पर नहीं गए, बल्कि वे ऐसे स्थानों में पहुंचे जहां लोग पहले से बसे हुए थे। ऐसी सूरत हाल में उन्हें पहले से बसे हुए लोगों के साथ लड़ना पड़ा। आर्यंस हमला करने वाली सेना की तरह बहुत बड़ी तादाद में कभी भी अपने जन्म स्थान से नहीं निकले। वे जत्थे बना बनाकर कई ग्रुप में गए और बसने से पहले उन्हें हमेशा जंग करनी पड़ी।
कहीं कहीं तो नॉन आर्यंस ने आर्यंस की जुबान और कल्चर ही नहीं बल्कि उनके देवताओं तक को अपना लिया। मगर ज्यादातर ऐसा हुआ कि उनकी जमीन और संपत्ति छीन ली गई और उन्हें आर्यंस ने अपनी रियाया बना लिया। आर्यंस के बाहर निकलने का वक्त ठीक तौर पर तय नहीं किया जा सकता, परंतु स्कॉलर्स का अनुमान है कि ये घटना 3000 बीसी से पहले की नहीं है। आर्यंस अफगानिस्तान और खैबर के दर्रे से होकर हिंदुस्तान आए। ऋग्वेद में हमें इसका सबूत मिलता है। उसमें कुंभा यानी काबुल, स्वस्तु यानी स्वात, कुरुमु यानी कुर्रम और गोमती यानी गोमल नदियों का जिक्र मिलता है। इनसे साफ मालूम होता है कि आर्यंस का अधिकार अफगानिस्तान पर था। नॉन आर्यंस को हराने में उनको बहुत वक्त लगा। नो डाउट सैकड़ों सालों तक उनकी जंग चलती रही होगी। आखिरकार आर्यंस की जीत हुई और पंजाब में उनके पैर जम गए। वैदिक पीरियड में भारतवासी पंजाब को सप्त सिंधु कहते थे। ऋग्वेद में लिखी हुई पंजाब की 7 नदियों के नाम इस तरह हैं: सिंधु या सिंध, वितस्ता यानी झेलम, असिकनी यानी चेनाब, परुष्णी यानी रावी, विपाक यानी व्यास, शुतुदी यानी सतलज और 7वीं सरस्वती। इन नदियों में सरस्वती सबसे मशहूर थी और वो सतलुज तथा यमुना के बीच में बहती थी। आर्यंस की पहली बस्ती पंजाब में ही थी और वहां वे बहुत अरसे तक रहे। जब आर्यंस भारत आए तब वे छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए थे। हर ग्रुप का शासन करने के लिए अपना एक राजा होता था। अपनी ताकत की वजह से उनको जीत मिलती थी। वे सिविलाइज नहीं थे, उनका मजहब बिल्कुल शुरुआती मरहलों में था। कुदरत की ताकतों से वो डरते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। वे व्यापार करना नहीं जानते थे, अदला बदली से अपना काम चलाते थे। रुपए पैसे की जगह वो गायों भैंसों के द्वारा ही लेन देन या खरीद फरोख्त का काम करते थे। उनका असल धन उनके जानवर थे। आर्यंस अपने मुर्दों को जलाते थे और राख तथा हड्डियों को बर्तन में रखकर जमीन में गाड़ देते थे। शुरुआत में आर्यंस के वहां कास्ट सिस्टम नहीं था। आर्यंस बहुत से ग्रुप्स में बटे हुए थे और बहुत वक्त तक एक दूसरे से अलग थलग रहे। वैदिक लिटरेचर में इन ग्रुप्स के नाम पाए जाते हैं और उन्हीं के नामों पर अफगानिस्तान के अनेक जिलों के नाम पड़े हैं। ऋग्वेद में जिन ग्रुप्स का जिक्र है उनमें सबसे ज्यादा मशहूर ये थे: भरत, जो उस देश में रहते थे जो पीछे से ब्रह्मवर्त के नाम से मशहूर हुआ। मत्स्य, उस रीजन में थे जहां अब अलवर, जयपुर और भरतपुर राज्य थे। अनुस और द्रुहा पंजाब में थे। तुर्वसु जुनूबी मशरक में, यदु पश्चिम में और पुरु सरस्वती नदी के चारों ओर के रीजन में बसे थे। इन आखिरी के 5 ग्रुप्स का जिक्र ऋग्वेद में जगह जगह पर पाया जाता है। पुरु ग्रुप के लोग बड़े ताकतवर थे। ये सब ग्रुप्स आपस में हमेशा लड़ा करते थे। ऋग्वेद में लिखा है कि भरत ग्रुप की तिरस्तु डायनेस्टी का राजा सुदास था। उसने पंजाब पर कब्जा करने के लिए शिमाल मगरिब के 10 ग्रुप के साथ युद्ध किया था। भरत ग्रुप और 10 दलों के बीच जंग का कारण पुरोहित का चुनाव था। पहले कुशिक डायनेस्टी का राजा विश्वामित्र भरत ग्रुप का पुरोहित था। उसकी क़यादत में वे लोग अपने दुश्मनों से कामयाबी से लौटे रहे। मगर कुछ वक्त के बाद विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया गया और उस पद पर वशिष्ठ डायनेस्टी के एक ब्राह्मण को मुंतखब कर दिया गया। इस अपमान बेइज्जती से खफा होकर विश्वामित्र ने भरत ग्रुप से लड़ने के लिए पश्चिमी पंजाब के 10 ग्रुप्स का एक अलायंस बनाया। परुष्णी यानी रावी नदी के किनारे पर जंग हुई। राजा सुदास ने विश्वामित्र के अलायंस को शिकस्त दे दी। बहुत से सरदार और करीब 6000 से ज्यादा फौजी इस लड़ाई में मारे गए। इस जीत के बाद भरत ग्रुप की प्रतिष्ठा पंजाब में बढ़ गई। वो और ताकतवर हो गए। ईस्ट में यमुना नदी तक उनके एक्सपेंशन को कोई रोकने वाला नहीं रहा। मगर कुछ पीरियड के बाद उनकी ताकत कमजोर हो गई और उनकी जगह पुरु और कुरु लोग ताकतवर बन गए। आखिर में ये दोनों ग्रुप्स मिलकर एक हो गए। उनका नाम कुरु रखा गया। ये लोग ब्राह्मण, स्क्रिप्चर्स और वैदिक सिविलाइजेशन के मुख्य प्रचारक माने गए हैं। धीरे धीरे पूरा पंजाब आर्यंस के कब्जे में आ गया और आर्यंस का सेंटर बन गया। वहीं से आर्यन सिविलाइजेशन बाकी उत्तरी भारत के हिस्सों में फैली। जैसे जैसे आर्यंस का एक्सपेंशन बढ़ता गया, उनकी सोसाइटी कारोबार के मुताबिक कई सोशल क्लासेस में बढ़ गई। जब वे यहाँ मुस्तकिल तौर पर बस गए तब भी उन्हें यहाँ की जंगली जातियों और ड्रेविडियन से लड़ना पड़ता था। आर्यंस उन्हें निषाद,
दास, दस्यु, दैत्य, असुर या राक्षस कहते थे। दास और आर्यंस लोगों के दरमियान मरकजी फर्क रंग का था। दासों का रंग काला था और आर्यंस का गोरा। दूसरी बात यह थी कि जो आर्यंस के गॉड्स को नहीं मानता था वो उसको बहुत नफरत की निगाह से देखते थे। जो लोग जंग में हिस्सा लेते थे वे क्षत्रिय कहलाए। जो घर पर रहकर खेत जोते बोते थे उनका नाम वैश्य पड़ गया। पुरोहितों का काम वैश्य और क्षत्रिय लोगों के काम से अलग कर दिया गया। मगर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऋग्वेद के समय में वर्ण पैदाइश से माने जाते थे। पुरोहित ब्राह्मण वर्ण का हो यह जरूरी नहीं था। किसी भी समझदार तथा सच्चे आदमी को ब्राह्मण कह सकते थे। पुरोहित बड़े असरदार हो गए थे। उनका दावा था कि वे अपने जादू और मंत्रों से दुश्मनों को जंगों में हरा सकते हैं। कुछ वक्त गुजरने पर एक चौथा वर्ण बना जिसका नाम शूद्र पड़ा। इसमें वे लोग थे जिन्हें दास समझकर आर्यन उनसे नफरत करते थे, मगर बाद में उनकी जरूरत स्वीकार कर ली गई और वो समाज के कारीगर तथा मजदूर बन गए। उन्हें कुछ अधिकार दिए गए और छत्र वर्ण के लोग उनके सुख का ध्यान रखने लगे। इंडियन आर्यंस ने यहाँ के मूल निवासियों के साथ शादी करी और बहुत सी जातियों को अपने समाज में मिला लिया। इस तरह बहुत से ग्रुप्स को मिला लेने से उनकी ताकत बहुत बढ़ गई और वे पूर्व और दक्षिण की तरफ फैलने लगे। उत्तर वैदिक काल में सेंट्रल रीजन में कई बड़े सूबे बने। इनमें मशहूर राज्य थे थानेश्वर में कुरु राज्य, पांचाल राज्य रोहलखंड में और द्वाब के अंदरूनी हिस्से में, मत्स्य राज्य जयपुर और अलवर में, कौशल का राज्य अवध में, काशी बनारस में और विदेह राज्य आज के मिथिला और दरभंगा जिलों में। सरस्वती और दृष्टदती के बीच का हिस्सा ब्रह्मवर्त या कुरुक्षेत्र के नाम से मशहूर हुआ। पश्चिमी भारत में भी आर्यंस का असर पहुंचा। इस बात का जिक्र मिलता है कि मालवा, सौराष्ट्र और सिंधु नदी की तलहटी के राजा आर्यंस की रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करते थे। बिहार और बंगाल का जुनूबी मशरकी हिस्सा बहुत समय तक आर्यंस की सिविलाइजेशन से बाहर रहा, मगर यहाँ के आदिम निवासियों को भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा। भारत में कोई ऐसी जाति नहीं आई जो फिर अपने मूल स्थान को लौटकर वापस गई हो। यही वजह है कि यहाँ की आबादी में कई तरह के लोग शामिल हैं। बिहार, उड़ीसा और बंगाल के भील और संथाल और अंदरूनी जुनूब के तामिल और तेलुगु उन जातियों के डिसेंडेंट्स हैं जो आर्यंस के आने के पहले से यहाँ बसे हुए थे। पंजाब और कश्मीर में आर्यंस का खून ज्यादा तादाद में है। इसके बरक्स बंगाल और साउथ भारत में इसका एकदम अभाव सा है। बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में और आसाम के लोगों में मंगोल जाति का खून दिखाई पड़ता है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में वहां मंगोल जाति के लोग रहते थे। यूनानी, शक, कुषाण और हूण लोगों का हाल जिन्होंने 2nd सेंचुरी बीसी से भारत में आना शुरू किया, उनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। जय हिंद। यहाँ चारों तरफ पड़े हुए इतिहास के पन्नों को जब हम समेटते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासाएं उठती हैं इतिहास को लेकर। इतिहास शब्द संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है निश्चय ही ऐसा था या हुआ था। इतिहास एक विज्ञान है। वो इसका अध्ययन करता है कि भूतकाल के लोग किस प्रकार से रहते थे, उनकी मेहनत और कामों ने धरती को कैसे बदला, खुद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए और क्यों आए, और आज हम उससे जैसा पाते हैं वैसा वो क्यों बना। हर देश का इतिहास सारी धरती के लोगों के इतिहास का अंग होता है। काल या समय के हिसाब से इतिहास को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हमने इस वीडियो में आपको बताया कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे और उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन हमें कैसे मालूम हुआ कि तब यानी हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे। बात यह है कि लोग अपने पीछे अपने कुछ निशान छोड़ जाते हैं। इन्हें हम अवशेष या पुरावशेष भी कहते हैं। इन्हीं से वैज्ञानिक ये पता चलाते हैं कि वो लोग कौन थे और कैसे रहते थे। प्राचीन काल में ही लोगों ने अपने कामकाज के ब्यौरों, घटनाओं आदि को लिखकर दर्ज करना सीख लिया था। वे पेड़ की छाल, पत्तों, पत्थर, चमड़े आदि पर लिखा करते थे। ऐसे सबसे प्राचीन लेख कोई 5000 वर्ष पुराने हैं। मगर हमें पुराने लेखों को पढ़ना भी आना चाहिए। उनमें से बहुत से ऐसे चिन्हों अथवा लिपियों और भाषाओं में लिखे गए हैं जिनका लोगों ने अरसों से प्रयोग करना बंद कर दिया है।
विद्वानों ने उन्हें पढ़ने का बीड़ा उठाया और प्राचीन विश्व की बहुत सी जातियों के लेखों को पढ़ने में वे सफल भी हो गए। जो चिन्ह पहले समझ में नहीं आते थे वे सहसा बोलने लग गए। उनसे हमें प्राचीन काल के शक्तिशाली राज्यों, जन विद्रोहों, वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिक विचारों और बहुत सी दूसरी बातों के बारे में मालूम हुआ। ऐतिहासिक जानकारी देने वाले लेखों को लिखित स्रोत सामग्री या ऐतिहासिक दस्तावेज कहा जाता है। प्राचीन लोग लेखों के अलावा दूसरे निशान भी छोड़ गए, जैसे अपने काम के औजार, इस्तेमाल की दूसरी चीजें, अपनी कब्रें, घरों के खंडहर आदि। एक कहावत है, जैसा घर वैसा जीवन। वैज्ञानिक लोग कहते हैं हम प्राचीन मानव की हड्डियां देखकर बता सकते हैं कि वो शक्ल सूरत में कैसा था। हम प्राचीन मानव की वस्तुएं देखकर बता सकते हैं कि वो क्या करता था, क्या जानता था और कैसे रहता था। प्राचीन चित्र भी बहुत कुछ बता सकते हैं। उनमें लोगों के जीवन, उनके कामकाज, लड़ाइयों, उत्सव, त्योहारों, उनकी इस्तेमाल की चीजों आदि का चित्रण हुआ है। वस्तुओं और चित्रों की भौतिक स्रोत सामग्री कहा जाता है। वो उस बहुत ही प्राचीन काल की भी हो सकती हैं जब लोगों को लिखना नहीं आता था। इस अति प्राचीन काल को वैज्ञानिक प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और इसके बारे में जानने का मुख्य साधन भौतिक स्रोत सामग्री ही है। आपने देखा होगा कि चीजें अगर कुछ दिन भी अछूती पड़ी रहें तो उन पर धूल की परत जम जाती है। प्राचीन काल के लोगों द्वारा छोड़ी हुई चीजों पर इन हजारों वर्षों में धूल, मिट्टी या रेत की इतनी मोटी परत जम गई है कि उस पर घास और पेड़ पौधे भी उगाए हैं। इसलिए उनकी खोज आसान नहीं है। जहां ये चीजें हो सकती हैं वैज्ञानिक वहां खुदाई करते हैं, जैसा हमारे उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने किया। भौतिक स्रोत सामग्रियों के आधार पर पुराने जमाने के लोगों के जीवन का अध्ययन करने के विज्ञान को पुरातत्व कहते हैं। और जो वैज्ञानिक इस प्रकार की खुदाई और उसमें प्राप्त चीजों का अध्ययन करते हैं वे पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं, यानी आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खोजी हुई चीजें संग्रहालयों में रखी जाती हैं। आज भी कई ऐसे टापू और स्थान हैं जहां के निवासी बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हाल ही तक इन्हें न सिर्फ यही नहीं मालूम था कि लिखना क्या होता है, बल्कि वे धातु के इस्तेमाल भी नहीं जानते थे। इन लोगों को जंगली कहा गया है। इनके जीवन और प्रागैतिहासिक काल के लोगों के जीवन में बहुत समानताएं पाई जाती हैं। इन जंगल जातियों की बस्तियों में पहुंचकर वैज्ञानिकों को लगता है कि वो मानो प्रागैतिहासिक काल में पहुंच गए हैं। तो आपको इस छोटे से हिस्टोरियन की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।